कहाँ चला गया भाई ये? अच्छा जी सर, तैयार हो? अच्छा जी सर, सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं जनाब डेबिट टैक्स विद बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है जी। देखो एक चीज याद रखना, हमारे पास एफबीआर जो है वो कभी भी इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने का सीन करता ही नहीं। वो कहता है जनाब जो इंटरेस्ट आपने पे किया उसको इमीडिएटली एक्सपेंस क्लेम कर लो। ठीक है जी। अच्छा, अकाउंटिंग वाला क्या करता है, उसको कैपिटलाइज कर देता है। जब अकाउंटिंग वाला बेटा उसको कैपिटलाइज करता है तो अकाउंटिंग वाला एसेट का पार्ट बना देता है। इसका मतलब है ओवर द पीरियड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमेशा ज्यादा होगी किससे? टैक्स डेप्रिसिएशन से हमेशा ज्यादा होगी ओवरऑल बेसिस पे, टोटल बेसिस पे। ठीक है जी। मुझे बताओ ये टेम्परेरी डिफरेंस है परमानेंट डिफरेंस है? बताओ ये टेम्परेरी डिफरेंस है परमानेंट डिफरेंस है? ये टेम्परेरी डिफरेंस है बेटा परमानेंट डिफरेंस है? बेटा टेम्परेरी डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है, जो मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है सर, एफबीआर उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट करता है, इमीडिएटली एक्सपेंस आउट करता है। मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी, टैक्स बेस कम होगी, एक टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट होगा, टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस टैक्सेबल डिफरेंस को मुझे डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। ऐसा से मिसाल के तौर पर सर मेरे पास एक एसेट है, जिस एसेट की कॉस्ट सर 4 लाख रुपए, और उस पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ है सर कोई 50,000 रुपए का। तो सर मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट हो गई कितनी? 4.5 लाख। सर टैक्स बेस हमारे पास क्या है? 4 लाख। सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है कितने का? 50,000 रुपए का। मुझे पता है टैक्सेबल डिफरेंस है, डिडक्टेबल डिफरेंस है, सीधा सीधा टैक्सेबल डिफरेंस है। इस टैक्सेबल डिफरेंस पे अगर मैं से 40% के हिसाब से 20,000 रुपए की डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक करूं तो सर मेरे पास एंट्री पास होगी डेबिट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। ऐसा सर ये मेरे पास 20,000 रुपए से आ जाएगी। ऐसा ऐसा ही है सर। सर ये कॉपी करें तो मैं एक सवाल इस पे करवा दूं सर, शाबाश। जी आए जरा दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जनाब। सर हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है 6.5 लाख रुपए का। ठीक है जी। सर हमने ड्यूरिंग द पीरियड एक एसेट परचेज किया है 1,20,000 रुपए का। उस पर सर हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है 10,000 रुपए का। ये हो गया 1,30,000 रुपए। ठीक है जी। सर हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में 5 साल पे जाएगी। सर हमारे पास डेप्रिसिएशन टैक्स में 25% डिमिनिशिंग बैलेंस है। ठीक है जी सर। और हमारे पास इनिशियल अलाउंस भी है 50% का। सर मुझे टैक्स रिकंसिलेशन बना के दें, शाबाश। मुझे टैक्स रिकंसिलेशन बना बिल्कुल आएगा बेटा, करंट टैक्स कम हो जाएगा ना हमारा। इनिशियल अलाउंस इनिशियल अलाउंस इनिशियल अलाउंस इनिशियल अलाउंस 50%। इनिशियल अलाउंस पहले साल टैक्स वाला डेप्रिसिएशन अलाउ करता है,
टैक्स वाला डेप्यूटेशन अलाउ करता है इनिशियल अलाउंस के नाम पे 50%, जो बाकी बच जाता है उस पर फर्दर डेप्यूटेशन अलाउ करता है। जी इसको मैं करवा रहा हूं सर, यहां देख लें। मुझे सबसे पहले एक बात बताएं सर, मेरे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सर 5 सालों पे 1,30,000 को मैं डिवाइड करूं, क्या आ रहा है सर मेरे पास? 26,000। सर मेरे पास टैक्स डेप्रिसिएशन 1,30,000 का पहले 50% कितना आता है जनाब? 65,000। फिर जो मेरे पास रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट बचा है वो भी 65 है, उसका भी 25% कितना आ रहा है सर? सॉरी 120 का, 1,20,000 का, नशा 1,20,000 का। ये बचा होगा 60, फिर यहाँ आया होगा 60,000 का 25% कितना आ रहा है? चलो जी शाबाश शाबाश शाबाश, 15,000। इसका मतलब है टोटल 75,000 का। ऐसा अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 6.5 लाख। मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, वो क्या सर? मेरे पास सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, कितने का? 26,000 रुपए का। सर मैं इसमें से लेस कर रहा हूं दो चीजें। टैक्स डेप्रिसिएशन कितने का जी? 75,000 रुपीज का। और इंटरेस्ट पेड कितने का जी? इंटरेस्ट पेड कितने का जी? 10,000 रुपए का। मुझे बताएं सर मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये पहली चीज करवा रहा हूँ। दूसरी चीज फिर बोरिंग कॉस्ट में मैंने एक चीज बता दी, ये बोरिंग कॉस्ट ही चल रही है जी। अच्छा हमारा टैक्स डेप्रिसिएशन आ गया ना भाई? क्या है ये आ तो रहा है। इनिशियल अलाउंस का मतलब होता है जो डे वन पे आप एसेट खरीदते हो उस पे एफबीआर आपको ठीक ठाक डेप्रिसिएशन पहले साल अलाउ कर देता है ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। जी कितना जनाब अमाउंट कितना आ रहा है? 591। मुझे बताए 591 पे हम क्या पे करेंगे सर? करंट टैक्स पे करेंगे 30% के हिसाब से कितना? 1,77,300। अब बताओ डेफर्ड टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अकाउंटिंग का टोटल एक्सपेंस है 85,000, अकाउंटिंग का एक्सपेंस है टोटल 26,000, टैक्स का एक्सपेंस है 85,000। सर मेरे पास टैक्स एक्सपेंस ज्यादा है तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम, टैक्सेबल प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा, तो एक टैक्सेबल डिफरेंस कितने का? कितने का बेटा? 85 माइनस 26 कितना जी? 59,000। इस 59,000 पे मेरे बच्चों में लगाऊं जरा टैक्स रेट 30% का, क्या आ रहा है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितने का भैया? मेरे तुमने बीच में से ज्वाइन किया क्या? 75 मेरे पास टैक्स डेप्रिसिएशन और 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पेड, कितना जी? 17,700। अब बताएं सर अगर मैं टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालूं तो कितना है वो? 6.5 लाख का 30%।
कितना बाबू? बेटा पूरी क्लास बैठी थी, मेरा बच्चा कैसे मैं बीच में बंद कर देता जी? बहन की रिक्वेस्ट सर आंखों पे, लेकिन बाकी बच्चे भी तो हैं। करंट टैक्स एक्सपेंस कितना जी? 1,77,300। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना जी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना भैया? 17,700। कितना आ रहा है सर? 195,000। सर इसको 1 मिनट में कॉपी करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सर, ताकि हम जाएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले सीन पे। शाबाश, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो हमने देखना है। शाबाश। ये बैलेंस शीट अप्रोच से कैसे होगा? मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या बच जाएगी इस सारी चीजों के बाद? बैलेंस शीट एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या बचेगी? एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी? शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी से बताओ। एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी 26 का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद? एसेट 26 का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद कितनी बचेगी कैरिंग अमाउंट? 1,04,000। टैक्स बेस बताओ कितना है? टैक्स वाले ने आपको 75,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ किया। बताओ टैक्स बेस कितना है सर? 75,000 अलाउ किया टैक्स वाले ने, ये आ गया 40। बताएं सर मेरे पास गैप कितने का, डिफरेंस कितने का? $59,000 का। बताओ इस 59,000 पे मैं लगाऊं रेट कितने का? 30% का, तो ये आता है 17,700 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इस वक्त मौजूद होनी चाहिए। और आप चेक करो तो ये यहाँ पे भी आ रहा है। सेट है? बढ़े हम आगे, हम जाएं उस पे। सेट हो गया? टीचर नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानता फिर तो। पक्का जी बढ़े? अच्छा जी, अब देखो जरा सा ट्रिकी ट्रीटमेंट करा रहा हूं यार, अल्लाह के वास्ते जरा हाजिर रहना, ठीक है? दिमाग हाजिर रखियो बाबू। थैंक यू यार हमजा भाई, आपने तारीफ कर दी मेरे, यकीन करो दिन अच्छा हो गया मेरा। अल्लाह माफ करे हैं। अच्छा जी, मुझे एक चीज ये बताएं सर, देखिए मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? अच्छा बेटा, आमतौर पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं फेयर वैल्यू पे, ठीक है जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम कैरी करते हैं किसके ऊपर? फेयर वैल्यू के ऊपर, ठीक है जी? अज्यूम करें मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स हैं, एक लैंड है, एक बिल्डिंग है, ठीक है जी? इन दोनों की फेयर वैल्यूज जो मेरी बुक्स में आ रही हैं, ये 60 मिलियन पे आ रहा है, ये 90 मिलियन पे आ रहा है। डन। अच्छा, इन दोनों की जो कॉस्ट है, कॉस्ट 40 मिलियन कॉस्ट थी लैंड की, सर इसकी कॉस्ट थी 60 मिलियन। लेकिन चूंकि सर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर एफबीआर अलाउ करता है, चाहे आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलो, चाहे आप उसको पीपी बोलो, उसकी नजर में ये पीपी है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे वो डेप्रिसिएशन अलाउ करता है। तो सर सवाल में आपको वो कह रहा है कि इसके अगेंस्ट एफबीआर ने ऑलरेडी 30 रुपीज का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया है, इसका कैरिंग अमाउंट 30 रुपीज है, ठीक है जी? और याद रखना डेप्रिसिएशन हमारी, जब डेप्रिसिएशन हमने क्लेम किया होगा तो इस डेप्रिसिएशन ने 30% के ऊपर रिलीफ लिया, ठीक है जी? यानी आप जब अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो उस टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट 30% पे इसने रिलीफ लिया। डन। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं जनाब, हमारे पास लैंड है जिसपे एफबीआर कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करता, 60 रुपए की उसकी फेयर वैल्यू है, कॉस्ट उसकी 40 रुपए, बिल्डिंग की सर फेयर वैल्यू 90, लेकिन सर इसकी कॉस्ट 60 है। एफबीआर ने 60 रुपए में से 30 रुपीज डेप्रिसिएशन के तौर पे अलाउ किए हैं, एक्सपेंस दिया हमें। एक्सपेंस देने से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से टेक्निकली हमें रिलीफ मिलता है, हमें टैक्स कम देना पड़ता है। तो सर इस डेप्रिसिएशन ने 30% के हिसाब से रिलीफ हासिल किया, ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा जी,
मैं एफबीआर की सर जो टेक्स्ट बुक उठाता हूं सर, जो हमारी टैक्स की किताब है, जो ऑर्डिनेंस है, उसमें लिखा है कि जी टैक्स रेट्स हमारे पास हैं ऑन रेंटल इनकम 30%। ठीक है जी, मैंने कहा वेरी गुड। उसने कहा लिखा ऑन गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल। मैंने कोई ब्रेकअप बताया नहीं है, मैं दोबारा तीसरी दफा शुरू करता हूँ शुरू से। मेरे पास सर एक लैंड है, एक बिल्डिंग है, दोनों मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। एग्जामिनर आपको बता रहा है कि एक की फेयर वैल्यू 60 है, दूसरे की फेयर वैल्यू 90 है। एग्जामिनर आपको ये भी बता रहा है कि एक की कॉस्ट 40 है, दूसरे की कॉस्ट 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 60 रुपए। इस 60 रुपए में से एफबीआर ने 30 रुपीज का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया। सर एफबीआर 30 रुपीज का डेप्रिसिएशन जब अलाउ कर देता है तो पीछे कैरिंग अमाउंट कितनी रह जाती है 60 में से? पीछे कैरिंग अमाउंट कितनी रह जाती है 60 में से? वो रह जाती है 30। ऐसा। अच्छा, अब एफबीआर क्या कह रहा है सर सुने। एफबीआर कह रहा है गेन ऑन डिस्पोजल। अगर आप गेन बेचें, डिस्पोजल के लैंड बेचें या बिल्डिंग बेचें, अगर आपने विद इन 1 ईयर बेचा तो टैक्स रेट है 25%। ठीक है जी। और अगर आपने 1 ईयर के बियॉन्ड बेचा तो टैक्स रेट है 20%। ठीक है जी, गौर से सुनना। देखिए आमतौर पे हम अज्यूम करते हैं, क्या मैंने किसी जगह पे यहाँ कहा कि मैंने लैंड को डेप्रिशिएट किया? क्या मैंने किसी जगह पे क्लेम किया कि लैंड डेप्रिशिएट हुई है? हैं? किसी जगह पे मैंने कहा कि लैंड डेप्रिशिएट हुआ? मैंने डेप्रिशिएट किसको किया एफबीआर के हिसाब से? किसको डेप्रिशिएट किया? बिल्डिंग को। मैंने लैंड को बिल्कुल भी डेप्रिशिएट नहीं किया। सर ये सिचुएशन है मेरे पास, साल खत्म हो गया, मुझे डेफर्ड टैक्स बुक करना है इसके ऊपर। गौर से सुनो दोस्त। देखिए सर, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि एक अजम्पशन है, अजम्पशन ये कि जब मैं आईपी के बारे में बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, तो मेरा हमेशा जहन में ये होता है कि सर इस पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना, जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो रिवर्स होगा थ्रू सेल। यानी मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ना गेन का, ये जो 20 रुपए का गेन का डिफरेंस है, ये मैं जमीन को बेच के हासिल करूंगा। क्या करूंगा? जमीन को बेच के हासिल करूंगा। ठीक है जी। मैं ये इंशाल्लाह रेंटल इनकम से रिवर्स नहीं करूंगा, रेंटल इनकम कमा के ये बिल्डिंग जमीन खत्म नहीं करूंगा। ठीक है जी। जमीन तो खैर खत्म हो ही नहीं सकती है। जमीन के ऊपर याद रखना हमेशा एक नॉन रिवर्टेबल असम्पशन होगी कि हमने सर जो इसका गेन रियलाइज करना है वो बेच के रियलाइज करना है। ठीक है जी। इसको हमने इससे फायदा लेना है किस तरह? महंगा करके, या महंगा हो जाएगा तो बेच के हम इसका इंशाल्लाह ताला फायदा लेंगे। डन है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं इस पे डेफर टैक्स बुक करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लैंड के पार्ट को देखता हूं। सर लैंड के पार्ट मुझे पता है, लैंड की मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी है? 60। टैक्स बेस ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट होगी कितना जी? डिफरेंस 20 का। ये टैक्सेबल डिफरेंस है। इस टैक्सेबल डिफरेंस पे बताओ मैं किस रेट से टैक्स बुक करूं? सर 20% से, 25% से, या 30% से? किस रेट से बताओ? इरादा क्या? ये गेन कैसे रियलाइज करूंगा? जी जनाब, बेच के। क्योंकि सर बिल्डिंग का तो मतलब लैंड का तो खत्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अब बताओ 20% या 25%? सर ये डिपेंड करता है कंपनी के इरादे पे। ऐसा, ये कंपनी के इरादे पे डिपेंड करता है। ऐसा। अच्छा, मेरा इरादा है कि मैं इसको इंशाल्लाह ताला 1 साल बाद बेचूंगा। इसको विद इन 1 ईयर नहीं बेचूंगा। कब बेचूंगा? 1 साल बाद बेचूंगा। तो मुझे बताओ 1 साल बाद बेचूंगा तो मैं टैक्स रेट कौन सा लूं? है टैक्स रेट कौन सा लूं सर मैं? सर मैं टैक्स रेट लूंगा कितना जी? 20% का। तो बताओ मैं इस पे कितने रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूंगा? कितने रुपए की? 4 रुपए की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस जगह पे ऑडिटर होते तो तुम कैसे कंपनी की इंटेंशन गेज करते? बताओ कि उसने 1 साल बाद बेचना है, 2 साल बाद बेचना? 1 साल बाद बेचने, 2 साल बाद बेचने? नहीं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो एक तरफ है ना। फिर और इसके अलावा पास प्रैक्टिस नहीं, कंपनी की कोई पास प्रैक्टिस नहीं। अब
नहीं नहीं यार, नहीं यार, कंपनी ने बेचने के लिए थोड़ी मार्केट में रखा हुआ है। कंपनी के पास लैंड है, कंपनी कह रही है मैं इसको इंशाल्लाह 2 साल बाद बेचूंगा, 1 साल बाद बेचूंगा, 3 साल बाद बेचूंगा। मेरे पास बैसियत ऑडिटर, मुझे क्या करना चाहिए भाई? बैसियत ऑडिटर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जब अकाउंटिंग इंटेंशन पे बेस होती है ना, और आपको कोई डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा होता, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप क्या करते हो सर? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो मैनेजमेंट से, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब बताएं सर, मेरे पास 4 रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हो जानी चाहिए। ये तो मामला हो गया बिल्कुल सीधा, ये तो मामला हो गया बिल्कुल सीधा, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब हम बिल्डिंग पे आते हैं ना, तो बिल्डिंग पे मसले हैं कुछ और, वो पड़े चने पड़े, ये दाल पड़ी हुई घर से आई है, मैं खाने में ये भी ले जाए, ये भी ले जाए, जिम जाना है, और दाल ताजा बनी हुई है, 3 बजे आएगी, तो जिम जाने वाला दाल नहीं खा सकते हो? वेरी गुड। ये टैक्सेबल डिफरेंस कैसे? मुझे बताओ सर, जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 20 रुपए का गेन होगा या लॉस होगा? बताओ, 20 रुपए का गेन होगा या लॉस होगा? गेन होगा, उस गेन में टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। तो मुझे बताओ, ये मेरे पास टैक्सेबल डिफरेंस है, डिडक्टेबल डिफरेंस है? तो इसमें मैं डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक करूं या इनकम बुक करूं? है। और दूसरा, परमानेंट डिफरेंस और टेम्पररी डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हो भाई? सीधा सीधा जब गेन होगा एफबीआर इस पर टैक्स लगाएगा। एफबीआर नहीं मानता ना फेयर वैल्यू को प्यारा भाई, जब गेन होगा बेचूंगा। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैं बड़ी बेसिक बात आपसे पूछ रहा हूं। मेरे पास एक एसेट पड़ा है सर, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन से अ कंपनी, सर उसकी फेयर वैल्यू बढ़ चुकी है, मैं फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड कर चुका हूं पीएनएल में। बताओ मैं इस पर कोई टैक्स नहीं बुक करूं? शायद जल्दी से बताओ, ये 20 रुपए का गेन पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ? जल्दी बताओ, पहले ही बताओ, क्या ये 20 रुपए का गेन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ? हुआ है ना, तो उस पर टैक्स कैसे बुक करूंगा मैं? एफबीआर कह रहा है भाई जब रियलाइज होगा तब टैक्स डालूंगा इसके ऊपर, तो मैं क्या डालूं इसके ऊपर? अभी इसके ऊपर मैं भी क्या डालूं सर? जी मेरा बच्चा, इस पर डेफर्ड टैक्स डालूं या नहीं डालूं? डालूंगा ना डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। और नशइयों, तुम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि लैंड रिवैल्यू हो जाए, ठीक है जी, अब रिवैल्यूएशन के अंदर उस पर डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया, वहां तुम लोगों ने एतराज नहीं उठाया। यहाँ है परमानेंट डिफरेंस। काय का परमानेंट डिफरेंस है भाई? जब बेचोगे तो 60 रुपए तुम्हारे पास रियलाइज होंगे, 20 रुपए गेन हो जाएगा, गेन पे टैक्स काटे तो हम जाए। ये ऐसा गेन है जिसको आप अकाउंटिंग में बुक कर चुके हो, एफबीआर बुक करेगा, एफबीआर बुक करेगा, एफबीआर इस पर टैक्स काटेगा जब ये रियलाइज हो जाएगा। चलो चलो, खैर खैर खैर, कोई मसला नहीं, आगे बढ़े हम दोस्त। अब आओ देखो बेटा, जमीन की तो मामला बहुत सीधे हैं, बिल्डिंग के मामला बहुत खराब हैं, बिल्डिंग के मामला बहुत खराब हैं। एक बात बताओ, बिल्डिंग अगर मैं अभी के भी बेचूं तो मेरे पास सर टोटल टोटल गौर से देखना कितने का गेन होगा? अगर मैं बिल्डिंग अभी के अभी बेचूं, बिल्डिंग अभी के अभी बेचूं तो गेन कितने का होगा सर? बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 90, यानी कि फेयर वैल्यू 90। और मुझे बताओ सर, मेरे पास बिल्डिंग का टैक्स बेस कितना है? टैक्स बेस कितना है सर? टैक्स बेस कितना है सर? मेरे पास टैक्स बेस था 60 रुपए, जिसमें से एफबीआर ने 30 रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया है। रिमेनिंग 30 रुपए कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स लॉ, ठीक है जी, एज पर टैक्स लॉ कैरिंग अमाउंट का मतलब मेरे पास टैक्स बेस है। तो मुझे बताएं मेरे पास सर टैक्स बेस कितना है? 30। मुझे बताएं डिफरेंस कितने का? 60। गौर से सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना। अगर मैं इसको अभी के अभी बेचूं मुझे कितने का गेन होगा? अगर मैं इसको अभी के अभी बेचूं मुझे कितने का गेन होगा? 60 का गेन होगा या नहीं होगा? ये बताओ। अगर मैं इसको अभी के अभी बेचूं चरसियों तो मुझे कितने का गेन होगा? ये बता नहीं पा रहे हैं। 60 का गेन होगा। बताओ 60 पे कौन सा टैक्स रेट लूं? बताओ 60 पे मैं कौन सा टैक्स रेट लूं? आओ बेटा, मरो दोबारा ऊपर। सर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी अपनी अम्मी का सोना बेच के 60 रुपए में,
उसको मैं कुछ सालों से चला रहा हूँ, जिसपे भी 30 रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ कर चुका है। यार इस 30 को मैं 25 कर दूं ताकि तुम लोग का जरा दिमाग खुल जाए, ये 35 हो जाएगा है, ऐसा है। अब ये 30 के कंफ्यूजन खत्म। हाँ बताओ एफबीआर कितने का डेप्रिसिएशन अलाउ कर चुका है? एफबीआर कितने का डेप्रिसिएशन अलाउ कर चुका है मेरे बच्चों? एफबीआर कितने का डेप्रिसिएशन अलाउ कर चुका है? 25 का। सर मुझे बताएं उसकी टैक्स बेस बाकी कितनी रह गई? यार मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने कुछ 4-5 दफा ये सेंटेंस दोहराया कि एफबीआर की नजर में आईपी और पीपी में कोई फर्क नहीं होता। एफबीआर की नजर में आईपी और पीपी में कोई फर्क नहीं होता। 6 दफा मैं सेंटेंस दोहरा चुका हूं, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसका टैक्स बेस कितना रह गया? 35 रह गया। बताओ मेरे बच्चों, जब टैक्स बेस 35 रह गया तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास 35 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का गेन होगा अगर मैं इसको अभी के अभी बेचूं? कितने रुपए का गेन होगा? कितने रुपए का गेन होगा अगर मैं इसको अभी के अभी बेचूं? अब गेन की अमाउंट आप लोग बताओगे तो मैं आगे जाऊंगा। 55 रुपए का गेन होगा। अब बताओ इस पे कौन सा टैक्स रेट लगाऊं? 25 या 20? कंपनी का इरादा है कि भाई ये 2 साल बाद हम बेचेंगे। कंपनी का इरादा ये है कि हम इसको 2 साल बाद बेचेंगे। जी जनाब बताओ क्या रेट लगाऊं? नहीं सर 20% नहीं लगेगा, इसके बनेंगे 2 हिस्से। हम कहेंगे जनाब कुछ गेन तो ऐसा है जो टेक्निकली डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ है, बेटा उर्दू जुबान में कह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में एफबीआर एक ही बात करता है कि सर मेरी नजर में पीपी है, ठीक है जी, मेरी नजर में पीपी है, जिस पर लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होता है। क्या मैं ये समझा पाया? फिर मैं दूसरी चीज समझा रहा हूँ। सर अकाउंटिंग वाला हमेशा ये अजम्पशन लेता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चाहे बिल्डिंग का पार्ट हो, चाहे लैंड का पार्ट हो, चाहे बिल्डिंग का पार्ट हो, चाहे लैंड का पार्ट हो, हमारी अजम्पशन ये होती है कि इससे हम गेन बेच के रियलाइज करेंगे, इससे हम गेन बेच के रियलाइज करेंगे, इससे हम गेन बेच के रियलाइज करेंगे, इससे हम गेन बेच के रियलाइज करेंगे। अब बताओ सर मेरे पास 55 रुपए का गेन आ रहा है, अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अभी के अभी बेचूं तो सर मैं मुझे आगे निकालने दो उसको, ठीक है जी। मुझे एक चीज ये बताओ, इस 55 में टेक्निकली सर 2 हिस्से गेन के। एक तो है डेप्रिसिएशन जो आपने क्लेम किया था पिछले सालों में। कितना क्लेम किया डेप्रिसिएशन कितना क्लेम किया मैंने पिछले सालों में? डेप्रिसिएशन मैंने कितना क्लेम किया पिछले सालों में इस बिल्डिंग के ऊपर? 25 रुपए का। मैं कह रहा हूं भाई ये 25 रुपए एक हिस्सा, और बाकी कितना रह जाता है? 25 हटाऊं तो बाकी कितना रह जाता है? 25 हटाऊं तो बाकी कितना रह जाता है? बाकी रह जाता है 30 रुपए, ऐसा बाकी रह जाते 30 रुपए। मैं कह रहा हूं इस 25 पे मैं 30% के हिसाब से टैक्स दूंगा, और इस 30 रुपए में 20% के हिसाब से टैक्स दूंगा। होल्ड ऑन, और ये क्या है भाई 30% क्यों? जब आपने कहा कि मैंने बिल्डिंग बेच के गेन कमाना है, तो भाई एफबीआर मेरे गले आ जाएगा। एफबीआर कहेगा नशई जब तूने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था तो उस वक्त रिलीफ 30% पे लिया, अब जब तू इसको बेच रहा है तो तेरे का टैक्स गेन हो रहा है ज्यादा। तो टैक्स गेन अगर हो रहा है तो ये 25 रुपए में तुम वही टैक्स रेट लगा रहे हो जो नॉर्मल टैक्स रेट है। नहीं भाई, नहीं, आपने 30 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम, 25 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, और उस वक्त उस पर रिलीफ किस रेट से मिला था? 30 रुपए से मिला था। तो बाबू जब तुम इसको बेचोगे तो डेप्रिसिएशन की एक्सटेंट तक का जो गेन है सर वो उसी रेट से टैक्स होगा जिस रेट पे आपने उससे रिलीफ लिया था। मैंने कहा अच्छा, ये 25 रुपए का चूंकि मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका हूं और उस पर मैंने 30% के हिसाब से रिलीफ लिया है, तो जब मैं बेचूंगा तो टू दी एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन सर जो मेरे पास गेन आएगा सर उस पर मैं 30% के हिसाब से टैक्स पे करूंगा। जो बाकी एडिशनल गेन है सर इसको मैं ये चेक करके पे करूंगा टैक्स रेट, ये चेक करके मैं टैक्स पे करूंगा कि सर मैंने उसको विद इन 1 ईयर बेचना है या 1 ईयर प्लस बेचना है। अब बताओ सर मेरे पास बिल्डिंग के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? सर 7.5 रुपए की ये और 6 रुपए का ये मिला के कितना जी? 13.5 रुपए। ऐसा है ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है मेरे बच्चों। सर मुझे ये कॉपी करके दे दें सर। अगर गेन डेप्रिसिएशन तक आता या उससे कम आता तो सर फिर हम डेफर्ड टैक्स बुक उसके 30% से ही करते। गेन जब डेप्रिसिएशन से ऊपर जाएगा
तो फिर आप एक काम करोगे सर, अदर टैक्स रेट अप्लाई करोगे उसको, ठीक है ना। भाई मैंने ये अज्यूम किया है कि ये बात अभी, इसको पहले कॉपी कर लो यार, मैं आराम आराम से 6 टुकड़ों में तोड़ के सवाल को करा देता हूँ, ताकि बिल्कुल सीधा सवाल है। मैं 6 टुकड़ों में तोड़ के इसको करा देता हूँ। ये पहले तुम लोग कॉपी करके आसान कर दो मेरे ऊपर, मेरा बच्चा, शाबाश। आई होप लिख लिया होगा तुम लोग ने ऐसा। अब जरा उर्दू जुबान में, सहल जुबान में हम इसको, और अब भाई बेटा अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, सवाल रिपीट नहीं करवाना पड़े, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। देखो मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था जो मेरी खाला ने 40 रुपए का खरीदा था, अब उसकी वैल्यू 60 रुपए हो चुकी है, और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो मैं इसको फेयर वैल्यू पे बुक करता हूँ, और जो गेन है मैं पीएनएल में डाल देता हूँ। डन हो गया सर। मैं इस पे 20 रुपए का गेन कमा चुका हूँ, आज तक मैंने इस पे कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। ये 20 रुपए का गेन सर मैं एफबीआर से कह रहा हूँ कि मैं इसको 2 साल से 1 साल से आगे बेचूंगा, इसलिए मैं इस पे टैक्स रेट लगा रहा हूँ 20% का, और 4 रुपए का डेफर टैक्स एक्सपेंस और डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ। मुझे बताओ लैंड पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले। दोबारा सुन लो आपसे भाई, स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप आईपी को बेचोगे ना, गेन तब रियलाइज होगा। जब आप आईपी को बेचोगे ना, गेन तब रियलाइज होगा। वो कहता है जनाब ये जो डिफरेंस है ना 20 रुपए का, ये खत्म होगा, रिवर्स होगा जब तुम उसको बेचोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होती। हर बंदा दुनिया में जो भी, चाहे अकाउंटिंग वाला है चाहे टैक्स वाला है, वो ये अज्यूम करता है कि जमीन बिकेगी तो गेन होगा और गेन रियलाइज होगा। क्लियर हो गया। तो कहता है जनाब डिफरेंस रिवर्स होगा थ्रू सेल। सेट हो गया हसन। किसी का और का सवाल लैंड के ऊपर तो मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा जी, अब बताओ बिल्डिंग। बिल्डिंग हमने खरीदी थी 60 रुपए की, कितने की? 60 रुपए की खरीदी। जब हमने 60 रुपए की बिल्डिंग खरीदी ना, तो एफबीआर ने कहा भाई ये तो बिल्डिंग है। हमने कहा ये तो हमारी आईपी है। एफबीआर ने कहा नहीं नहीं, आईपी नाम की कोई चीज नहीं होती, हम तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। एफबीआर ने ओवर द पीरियड इस पर 25 रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, और सर इसकी मार्केट वैल्यू, सर इसकी इसकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई? 35 रुपए की। एफबीआर की नजर में चूंकि मैंने 60 रुपए का खरीदा है तो उसकी टैक्स भी 60 रुपए थी, 25 रुपए का डेप्रिसिएशन अलाउ हो चुका है अब तक। तो मुझे एक बात बताएं सर, इसका रिमेनिंग अमाउंट मेरा टैक्स बेस्ड होगा? है ऐसा? है ऐसा? अब बताओ एफबीआर से इस बिल्डिंग पे कितना फायदा ले चुके हो तुम? एफबीआर से इस बिल्डिंग पे तुम कितना फायदा ले चुके हो? सर मैं 25 रुपए का एक्सपेंस क्लेम कर चुका हूं, जिसपे मुझे 30% के हिसाब से टैक्स सेविंग्स हुई है। ऐसा 30% के हिसाब से टैक्स सेविंग्स हुई है। डन। सर 25 का जरा 30% निकालो, 7.5 बनते हैं। भाई 7.5 रुपए का टैक्स बेनिफिट मैं इसका ले चुका हूं। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या मेरे बच्चों? मतलब टैक्स रेट नॉर्मल इनकम का 30% है। टैक्स रेट नॉर्मल इनकम का 30% है। नॉर्मल इनकम जो मेरी बिजनेस इनकम है, जो मेरी लेजिटिमेट बिजनेस इनकम है, जो मैं कमाता हूं, उस पर 30% से टैक्स पे करता हूं। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? अब सर मेरे पास ये 90 रुपए की बिल्डिंग है, इसका टैक्स बेस 35 आ रहा है, मेरे पास सर 55 रुपए का अनरियलाइज गेन आ रहा है। ऐसा? जब मैं इस बिल्डिंग को बेचूंगा तो टैक्स गेन क्रिएट होगा 55 रुपए का। फिर पूछ रहा हूँ, जब मैं इस बिल्डिंग को बेचूंगा टैक्स गेन कितने का क्रिएट होगा? टैक्स गेन कितने का क्रिएट होगा मेरा बच्चा? बिला वजह के हम लंबी कर रहे हैं अभी। कितने रुपए का क्रिएट होगा? बोलो मेरा बच्चा, बोलो, शाबाश। टैक्स गेन कितने रुपए का क्रिएट होगा? अब मैं रुक जाता हूँ। वेरी गुड सर, 55 रुपए का टैक्स गेन क्रिएट होगा। डन। इस 55 रुपए के टैक्स गेन पे अगर मैं डायरेक्ट 20% के हिसाब से टैक्स दूं, तो एफबीआर आके मुझे जूते मारेगा। वो कहेगा मनुष्य आदमी, तुमने इस बिल्डिंग के अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन पे एक्सपेंस क्लेम किया था,
उस पे उस वक्त टैक्स रेट 30% के हिसाब से तुमने बचाया, ठीक है ना। जब तुमने इसका डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो तुमने 30% के हिसाब से टैक्स बचाया, ठीक है जी। अब जब तुम्हें इस पे गेन हो रहा है तो तुम 20% से टैक्स पे कर रहे हो। वाह भाई वाह, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो, ये तो गुनाह कबीरा है। हमने कहा अच्छा फिर क्या करें। एफबीआर ने कहा भाई गेन टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 25 रुपए, इस पे आप 30% से टैक्स पे करो, ताकि जो आपने रिलीफ लिया है उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है जी। ताकि जो आपने रिलीफ लिया है उसका इम्पैक्ट क्या हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। आपने बेनिफिट 30% से लिया, टैक्स 20% से दे रहे हो, ऐसा तो ना करो ना यार। ऐसा अब देखो एक और फजूल का सवाल आया, कंपनी को क्या फायदा होगा अगर टैक्स 30% रिलीफ लेकर उतना ही पे कर दिया। तो यार यही तो है, एफबीआर हमारे मामा का पुत्र तो नहीं है कि हम उससे एक एसेट खरीदें, रिलीफ हम उससे जो है वो 30% से लें और बाद में उसको हम टैक्स 20% दें, हम एफबीआर से पैसा लेके भाग जाए। तो मतलब लॉजिक वाली बात करते हैं ना। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, जो बाकी का गेन है उसमें मैं टैक्स पे करूंगा किस रेट से, नॉर्मल रेट से। यानी जो मेरा कैपिटल गेन का, जो मेरा कैपिटल एसेट्स के गेन का टैक्स बनता है वो 20% है तो 20%, वो 30% है तो 30%, वो 40% है तो 40%, ऐसा है। अब बताएं सर, जब भी पेपर में इस तरह का सवाल आएगा जिसपे अनरियलाइज गेन आ रहा होगा तो मैं अनरियलाइज गेन के दो हिस्से करूंगा। पहले मैं ये देखूंगा कि सर ये कितना रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है और ये कितना एडिशनल गेन है। ऐसा कर लोगे ही, कर लोगे मेरा बच्चा, ही करोगे ही पक्का, देख लोगे। हम बड़े इसकी दूसरी असम्पशंस पे जाएं। अब हम मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो, छोड़ दो। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने 100 रुपए की एक बिल्डिंग ली, डन, गौर से सुनना। इस पे मैंने 20 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम किया, अकाउंटिंग में कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, 20 रुपए का इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया, गौर से देखना, ठीक है जी। इस 20 रुपए पे 30% के हिसाब से रिलीफ मिला, कितने का जी, 6 रुपए का। कितना रहेगा जी, 80। फिर मैंने सर 20 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक किया, फिर 30% के हिसाब से मैंने 6 रुपए का रिलीफ क्लेम किया, डन हो गया। अब बताओ टैक्स वाले की नजर में इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 60 रह गई। बताओ अब तक हम इस पे कितना रिलीफ ले चुके हैं, 12 रुपए का। टैक्स वाले के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 60। इस पे अब तक कितना रिलीफ ले चुके हैं, 12 रुपए का। अब अज्यूम करो सर मैंने इसको इमीडिएटली ना 100 रुपए में बेच दिया, तो मैंने अज्यूम करो 100 रुपए में बेच दिया। बता इसका टैक्स बेस कितना है, इसका टैक्स बेस कितना है सर, 60 रुपए। तो मुझे बताओ मुझे गेन हो गया कितने का, 40 रुपए का गेन हो गया, 40 रुपए का। मैंने इसको 100 रुपए में बेच दिया, 40 रुपए का गेन हो गया या नहीं। यस सर। बताओ इस गेन पे टैक्स रेट अगर मैं 20% का पे करूं तो ये हो जाता है 8, ऐसा। अब बताओ एफबीआर कहेगा यार मैं क्या पागल का बच्चा हूं, तुम मुझसे रिलीफ 12 का ले गए, टैक्स सिर्फ तुम 8 रुपए का पे कर रहे हो, तो तुम तो यार हमारी बजाय जा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो अब बताओ क्या करें हम ये करेंगे जनाब, हमारे पास जो गेन आया है, जो गेन आया है कितने का, 40 का। आप चेक करो इससे पहले आप कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, जी जनाब, इससे पहले आप कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, 40। सर ये इफेक्टिवली डेप्रिसिएशन का रिवर्सल ट्रीट होगा। अगर गेन इससे ज्यादा होता तो बाकी के गेन पे नॉर्मल टैक्स रेट यानी 20% लग जाता, लेकिन जिस हद तक आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया उस हद तक का गेन, उस हद तक का गेन आपका 30% पे ही टैक्स होगा, ठीक है जी। ऐसा है, ऐसा है। इस पे पूरे के पूरे पे 30% का टैक्स लगेगा, ताकि आप जो एफबीआर को टोपी पहना के भागे हो ना, वो एटलीस्ट न्यूट्रलाइज हो सके। ऐसा हो गया, क्या हम आगे बढ़े। बेटा मैं रिपीट कर करके मर गया हूँ यार। बेटा मैंने कितने रुपए का इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया यार, मतलब सीधी बात समझ नहीं आ रही हमें। हमने 40 रुपए का इसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन क्लेम किया, कर लिया क्लेम, कर लिया क्लेम। इस पे हमने 12 रुपए की टैक्स सेविंग कर ली, एफबीआर से हमने 12 रुपए छीन लिए, लेके भाग गए, हम चोरी कर ली हमने, ठीक है जी। ऐसा। अब बताओ सर हमने बिल्डिंग जब बेची तो हमें 40 रुपए का गेन हुआ, हमने कहा भाई इस पे तो हम टैक्स देंगे 20% से। तो एफबीआर ने कहा यार तुम बड़े मरदूद आदमी हो यार, तुमने जब इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया था तो 30% के बेनिफिट खाए, अब जब तुम्हें इस पे गेन हो रहा है तो तुम क्या कर रहे हो,
20% के हिसाब से टैक्स पे करो, नहीं अलाउड ये। जिस हद तक तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उस हद तक तुम्हें इसका बेनिफिट वापस करना है। मैंने कहा अच्छा भाई ले यार 30% के हिसाब से टैक्स। अब बताओ मेरा सवाल है, अगर मैंने इसको बेचा होता 110 में, अब कितने का गेन होता मुझे? 50 का। अब बताओ मैं एफबीआर को क्या बोलता? 40% तुमने 40 रुपए में मुझे रिलीफ दिया था, ये पकड़ 30% के हिसाब से 12 रुपए का टैक्स, जो बाकी 10 रुपए का अमाउंट है उसमें मैं सिर्फ 20% के हिसाब से टैक्स दूंगा। ऐसा क्या ये सीधी भाषा उर्दू जुबान सैल में समझ आ गई? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं रू पड़ा हूं। रुक जा नसीम, रुक जा बेटा, ये पहले ये एब्जॉर्ब होने दे। हाँ वेरी गुड। अब एक और सवाल आ गया, अगर इसको हम 80 पे सेल करते तो से 90 पे सेल करते, इसको कितना जी 60, कितने का गेन आता? 30 का। इस एंटायर 30 रुपए में मैं 30% के हिसाब से टैक्स पे करता। ठीक है जी, क्योंकि एफबीआर कहता है जो पहला गेन है उसको हम रिवर्स करेंगे किस पे? सर अगर रेट 90% हो तब भी हम 2 हिस्से करेंगे। लॉस होता तो हम 20% भी डाल दे। ठीक है जी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे प्यारे अल्लाह, समझ आ गया बच्चों को। सर जो 10 का लॉस हुआ है उस पर कुछ मिलेगा? 10 का लॉस कहां से आ गया मेदत बाजी? मुझे इसमें अल्लाह के रसूल के वास्ते बताओ 10 का लॉस कहां से आया? 30 रुपए की गेन बताओ 10 का लॉस कहां से आया? अब आओ जरा एक छोटा सा सवाल देखो सर। सर हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है से 900 रुपए का। ठीक है जी, सर हमने 1 जनवरी को एक आईपी एक्वायर की जिसमें से लैंड का कंपोनेंट था 50 रुपए का, बिल्डिंग का कंपोनेंट था 100 रुपए का। ठीक है जी सर, ड्यूरिंग द ईयर ये कॉस्ट थी। टैक्स डेप्रिसिएशन इस पे अलाउ हुआ सर 20 रुपए का। ठीक है जी सर, साल के एंड पे इनकी फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू हो चुकी थी 80 रुपए और सर इसकी फेयर वैल्यू हो चुकी थी 115 रुपए। सर मेरे पास नॉर्मल टैक्स रेट 30% है और गेन का टैक्स रेट मेरे पास 20% है। सर मुझे जरा मनु टैक्स रिकंसिलेशन बना दे, शाबाश। और कोई काम नहीं हुआ इस पूरे साल में, शाबाश। चलो आओ इसको रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, ट्राई मारते हैं इस पे। मुझे बताओ मेरे बच्चों, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है सर मेरे पास? 900 रुपए का। कुछ चीजें इसमें ऐड करनी है मेरे बच्चों, कुछ चीजें इसमें से क्या करनी है, लेस करनी है। अच्छा, ऐड करने वाली तो कोई चीज है नहीं, लेस करने वाली एक चीज है, टैक्स डेप्रिसिएशन। कितने का? 20 रुपए का। इस पे कोई मसला, इस पे कोई एतराज है जी? इस पे कोई एतराज है? नहीं सर। अब बताएं सर मेरे पास दूसरी चीज मेरे बच्चों, अकाउंटिंग के हिसाब से इस एसेट की कॉस्ट 100 है, 50 है, इस एसेट की कॉस्ट 100 है। इस पे अनरियलाइज गेन कितने का बुक हुआ? 30 का। इस पे अनरियलाइज गेन कितने का बुक हुआ? 15 का। ऐसा? तो मुझे बताओ टोटल अनरियलाइज गेन कितना है जिसको एफबीआर बिल्कुल नहीं मानता? टोटल अनरियलाइज गेन कितना है जिसको एफबीआर बिल्कुल गेन नहीं मानता? 45 का। ये मैं हटा दूं इससे। देखो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, अल्लाह के वास्ते एंड में मुझे सरप्राइज नहीं कर देना।
मुझे बताओ सर मेरे पास टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है? देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बेटा अकाउंटिंग वाले ने अलाउ नहीं किया, टैक्स वाले ने अलाउ किया। अकाउंटिंग वाले ने अलाउ नहीं किया, टैक्स वाले ने अलाउ किया। खुदा के वास्ते बेयर इन माइंड जी। अनरियलाइज गेन लेस क्यों हो रहा है यार? कौन सी मिदा, तुम कौन से बेटा, तुम ऐसे आती हो सवाल पूछने के लिए ऐसे, इससे पहले आज तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, इस गेम का एफबीआर टैक्स कर रहा है अभी? देखो मीटर घूम जाता है ना मेरा। इस गेम का एफबीआर टैक्स कर रहा है अभी? नहीं कर रहा तो मैं हटाऊंगा ना यहाँ से इसको। अब बताओ मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी है? 835। बताओ इस 835 रुपीज की टैक्सेबल इनकम में बेटा अगर मैं 30% के हिसाब से टैक्स बुक करूं तो कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 250.5। वेरी गुड जी। चलो जी, एक चीज तो आ गई मेरे पास। डन हो गया, डन हो गया प्यारे भाई। चले जी, फिर मेरे बच्चों इसके बाद, फिर मेरे बच्चों इसके बाद मैं निकाल रहा हूँ डेफर टैक्स। ऐसे ही मेरे बच्चों में डेफर टैक्स निकाल रहा हूँ। प्यारा भाई मुझे एक बात बताओ, डेफर टैक्स में सबसे पहले लैंड बताएं, इसका कैरिंग अमाउंट कितना है? 80। इसका टैक्स बेस कितना है? 50। कितने का गेन है? 30। बताओ इस पे किस रेट से मैं टैक्स काटूं? सर 20% के हिसाब से क्या आता है सर? अब रुको, रुको, सीधी सी बात है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो ये 30 रुपए का गेन शामिल था ना। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकलेगा तो उस पे तो 30% से टैक्स कटेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी रिकॉर्ड में। कितने की? इसी 30 रुपए पे 10% के हिसाब से 3 रुपए की एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा दोस्त, क्लियर हो गई? सेट हो गया? चल अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या आ रही है सर? बिल्डिंग एडजस्टमेंट क्यों? वेरी गुड। बताओ सर डिविडेंड 10% पे टैक्स होता है, हम उस पे 30% अकाउंटिंग के प्रॉफिट में 30% पे टैक्स लगाते हैं, हम उसको एडजस्ट करते हैं नहीं करते? जल्दी बताओ, शाबाश। ये सेपरेट ब्लॉक है कि नहीं है? ऐसा है। अब मुझे बताओ बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरे बच्चों, मैं यकीन करो जिंदगी में कभी, मैं क्या पूरी कराची का कोई टीचर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे डेफर टैक्स नहीं पढ़ाता। ठीक है ना, क्योंकि वो ये अज्यूम करता है कि यार ये बच्चा खुद देख लेगा। ये अच्छा, मुझे एक बच्चे ने कहा सर आप इस पर डेफर टैक्स करा दें। यार मैं फिर अब्दुल्ला तुमसे पूछ रहा हूँ, जब तुम टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट रखोगे बेटा, तुम इस पूरे 900 को मनूस को मल्टीप्लाई करोगे 30% से। इस पूरे 900 को मनूस को 30% से मल्टीप्लाई करोगे, इस मनूस के अंदर हर एक गेन 30% पे टैक्स हो गया। तो भाई मैंने तो नीचे उसको 20% पे टैक्स किया ना, तो मुझे 10% की एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी या नहीं? आगे बढ़ो दोस्त। अब बताओ बिल्डिंग, मैं समझ रहा हूँ डेफर टैक्स पढ़ रहे हैं ये नशइयों को, एक पुरानी चीजें याद नहीं आ रही है। बताओ मेरे बच्चों, बिल्डिंग का मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है सर? कैरिंग अमाउंट 115। टैक्स बेस कितना है? अभी एक चैलेंजिंग चीज है, टैक्स बेस कितना है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। 80। ए परवरदिगार, तेरा मैं किस मुंह से शुक्र अदा करूं? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, किसी ने 100 नहीं बोला। अब बताओ 35 के दो हिस्से, 35 के दो हिस्से। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह। सर इस पे टैक्स लगेगा 30%, इस पे टैक्स लगेगा 20%। ऐसा? ओ ऐसा कि नहीं? जब इस पे तुमने 20% का टैक्स रेट लगाया तो वैसे ही मीटर घूमा कि इस 15 रुपए पे 10% की एडजस्टमेंट आनी चाहिए। कितने की? 1.5 की। ये कितना हो गया? 4.5। ये कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 6 प्लस 3 कितना हो गया? ये 9। अब बताओ मेरा टोटल डेफर टैक्स कितना हो गया, लैंड और बिल्डिंग दोनों को मिला के?
लैंड और बिल्डिंग दोनों को मिला कितना हो गया भैया, कितना हो गया भैया, 15 रुपए का टोटल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अब बताओ बेटा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना बाबू, इस पूरे 900 रुपए पे 30%, इस पूरे 900 पे 30%, इस पूरे 900 पे 30% कितना होता है बेटा, 900 का 30% आजकल क्या आ रहा है, 900 का 30% क्या आ रहा है आजकल, 270। अब इस 270 में से मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं सर परमानेंट डिफरेंसेस की, लो रेट की, सेपरेट ब्लॉक की, कितने की, 4.5 की। क्या आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो आ रहा होगा नहीं, जी बिल्कुल, कितना जी, कितना आ रहा है बेटा ये, अब बताओ करंट टैक्स एक्सपेंस कितना, करंट टैक्स एक्सपेंस कितना बेटा, 250.5। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना बेटा, कितना आ गई, हो गया, कितने लोगों ने मुझे बताया टैली किया था, कितने लोगों ने मेरे बच्चों मुझे बताया टैली किया था, करंट टैक्स एक्सपेंस गलत हो गया था, लो रेट की तरफ माइंड नहीं गया, गेन की वजह से एडजस्टमेंट नहीं हुई, हो गया था, सिर्फ हमजा ने किया बस, अनरियलाइज गेन नहीं किया था। चलो इसको अभी कॉपी कर लो, तो जो मैं सोचता हूँ कि तुम लोग खुद कर लोगे तो इसका मतलब है नहीं कर सकते तो तुम लोग, की बच्चियां खरीदी गाय की, सर उसकी मैंने कॉस्ट पे की 1,000 रुपए, 2 साल की मैंने बच्चियां खरीदी सर, 1,000 रुपए मैंने कॉस्ट पे की, ठीक है जी, ये मैंने खरीदी 1 जनवरी को, ठीक है जी, सर 31 दिसंबर पे 2000 जो भी है 31 दिसंबर वाले टाइम पे सर मेरे पास फेयर वैल्यूज आ रही थी 2 साल की बचिया की 1200 और 3 साल की बचिया की फेयर वैल्यू आ रही थी 1100 या से 1300। तो मुझे बताओ सर मेरे पास मैंने डे 1 पे खरीदी थी 1,000 रुपए की, मुझे बताओ मुझे कितने इंक्लूडेड है बेटा उसके अंदर, जी शोएब इंक्लूडेड है उसके अंदर, जी मेरे बच्चों बताएं 2 साल की बच्चिया की 1,000 रुपए की कॉस्ट थी, ठीक है जी, अब मुझे बताओ मुझे टोटल गेन कितने का हुआ है, देखो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है गेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक फेयर वैल्यू का गेन और दूसरा ऑर्गेनिक गेन, एक फेयर वैल्यू का गेन दूसरा ऑर्गेनिक गेन। फेयर वैल्यू का गेन मुझे बताओ अज्यूम करो कि बचिया 2 साल की ही रहती 31 दिसंबर पे, ये बचिया 2 साल की ही रहती 31 दिसंबर पे, तो मेरे पास सर फेयर वैल्यू का गेन आता कितने का, सर 200 रुपए का, ठीक है जी, और सर अब अज्यूम करें कि सर मेरे पास ये 1,200 रुपए की हो गई है बचिया, अब बताएं सर जब हम इसको 1 साल बाद देखते हैं तो बचिया 2 साल की नहीं रही बल्कि 3 साल की हो चुकी है, ठीक है जी, तो अब जब 3 साल की हो चुकी है तो 3 साल की बच्चिया की टोटल वैल्यू कितनी है 1,300, हमारी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है 1,200 पे, तो मैं कहूंगा सर मेरे पास ऑर्गेनिक गेन कितने का 100 रुपए का। अब बताओ हमारे पास टोटल बच्चिया कितने की होगी 1,300 की। याद रखे मेरा प्यारा बच्चा एफबीआर ना इस गेन को मानता है ना इस गेन को मानता है, ना इस गेन को मानता है ना इस गेन को मानता है, एफबीआर ना इस गेन को मानता है ना इस गेन को मानता है। एफबीआर की नजर में इस एसेट का कैरिंग अमाउंट है 1,300, टैक्स बेस है 1,000, 300 रुपए का मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, 300 रुपए में नॉर्मल टैक्स रेट बुक कर लूंगा, ठीक है जी, ऐसा एफबीआर काउ पे टैक्स लेता है, उसकी गेन पे टैक्स लेता है, काउ पे नहीं लेता, ऐसा
अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर बछड़े पैदा हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, अगर बछड़े पैदा हुए ड्यूरिंग द ईयर, अगर बछड़े पैदा हुए ड्यूरिंग द ईयर, एफबीआर उन बछड़ों की पैदाइश को भी नहीं मानता। ठीक है जी, एफबीआर पूरा पूरा ऑर्गेनिक गेन है। ठीक है जी, और जैसे ही तुम उसको बेचोगे एफबीआर उस पर टैक्स काटेगा। ठीक है जी सर, जब बछड़ा पैदा होता है गाय का हम क्या एंट्री पास करते हैं? जब गाय का बच्चा पैदा होता है हम क्या एंट्री पास करते हैं सर? हम एंट्री पास करते हैं बायोलॉजिकल एसेट डेबिट फेयर वैल्यू पे और ऑर्गेनिक गेन क्रेडिट, कितने से? जितने की उसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी, इसको भी एफबीआर नहीं मानता। ठीक है जी, अब बताएं सर, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, मुझे सवाल सॉल्व करके दें और मुझे उस पर डेफर टैक्स बुक करके दें। शाबाश। मैं इसको रीड कर देता हूं आपके लिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये कह रहा है जनाब, पार्कर डेयरीज ओन हर्ड ऑफ काउज mainly for milking, but some are sold for meat. Details of the draft statement of financial position for the year ended 31 December are as under. सर हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर एट 1 जनवरी 2012, हमारे पास सर 1400 गाय की फेयर वैल्यू थी 1260, और ये आ रही थी 3 दांत वाली, यानी 3 साल वाली। सर इसमें से हमने 100 को काट दिया, की फेयर वैल्यू 90 थी। फिर हमने 2 साल के बछड़े खरीदे, फिर हमारे पास सर कुछ बछड़े पैदा हुए, जो पैदा हुए उनमें से जो नर थे उनको हमने बेच दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया सर। पहले चेक करो सर मेरे पास क्या हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है जी, अकाउंटिंग के हिसाब से कैरिंग अमाउंट क्या आनी चाहिए, फेयर वैल्यू का गेन कितना है ड्यूरिंग द पीरियड, ऑर्गेनिक गेन कितना है ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है जी, और मुझे इस पर डेफर टैक्स बुक करके दो। याद रखना सर, डेफर टैक्स बुक होता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू के डिफरेंस में। शाबाश, मुझे करके दो। लंच साथ करते हो सर। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है सर इसकी? ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरे बच्चों? ना कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1260 रुपए। 1400 यूनिट्स, 1400 यूनिट्स 1260 रुपए, 1400 यूनिट 1260 रुपए। अच्छा जी, मुझे बताओ, मैं अकाउंटिंग के हिसाब से पहले बना रहा हूं, मेरे पास 1260 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है 14 यूनिट्स का। अच्छा जरा एवरेज रेट निकालो, एवरेज रेट निकालो कितना आ रहा है इसका, एवरेज रेट निकालो। 900 पक्का? ये मेरे पास था ओपनिंग। वो कह रहे इसी ओपनिंग में से, इसी 3 ईयर की गाय बैलों में से हमने 100 बेच दिए, या निकाल के हमने खा पी लिए सर। तो मैं कह रहा हूं जनाब, सोल्ड या स्लॉटर्ड कितने जनाब? 100 यूनिट कितने वाले? 900 वाले, ये कट गया 90। डन। फिर सर मेरे पास उसके बाद, सर मैंने इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस किए हैं। परचेजेस कितने की सर? 2 साल वाले मैंने बैल परचेज किए 150 रुपयों में, 150 बैल 1000 रुपए के हिसाब से। मुझे बताओ मेरे पास कितने गाय बैल हो गए? बताएं मेरे पास कितने गाय बैल हो गए? कितने गाय बैल हो गए? 900 एवरेज है बिल्कुल। कितने गाय बैल हो गए मेरे बच्चों? सर मेरे पास 1301 पड़े हुए 3 साल वाले, और 150 मेरे पास एक पड़े हुए 2 साल वाले। डन हो गया जी। अब बताएं जी, मेरे पास सबसे पहले सर अज्यूम करें, ये 3 साल वाले 1300 बैल, ये 3 साल वाले 1300 बैल, ये 3 साल वाले 1300 बैल अज्यूम करें साल के एंड तक मेरे पास इसी तरह खड़े रहे। इनकी इनकी सर 3 साल वाले की वैल्यू देखें कितनी होगी? 940। तो बताओ सर मुझे गेन हुआ? गौर से सुनना दोस्त, फेयर वैल्यू गेन, ऑर्गेनिक गेन, मुझे बता फेयर वैल्यू गेन कितना सर मेरे पास? सर 1300 3 साल वाले बछड़े कितने के सर? 1300 3 साल वाले बछड़े कितने के? 940 के हो गए। तो उसका मतलब है मेरे पास तो 900 पे रिकॉर्डेड है। क्या करूं, 40 रुपए का गेन बुक करूं? कितने का जी? 52 रुपीज का। ऐसा ऐसा मेरे बच्चों। इसके बाद सर मुझे बताएं सर, इसमें ऑर्गेनिक गेन कितना आएगा? ऑर्गेनिक गेन इसी में
मुझे बताएं अब ये 3 साल वाले बैल कितने के हो चुके हैं? 4 साल के। वो कह रहा है भैया 4 साल वाले की टोटल वैल्यू है 900। अरे मैंने कहा ये क्या, इसका मतलब है जो 940 पे जा चुके हैं, ठीक है, उनको दोबारा 900 पे लाने के लिए 40 का लॉस बुक करूंगा सर, कितने? 52 रुपए। ऐसा जो गेन बुक किया था वो इंटायर कन्वर्ट हो गया किसमें? लॉस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ऐसा वेरी गुड सर। अब बताएं सर, मेरे पास ये 150 बैल जो थे, ये साल के स्टार्ट पे 1000 रुपए के थे, ये साल के स्टार्ट पे 1000 रुपए के थे। मुझे बताएं इनमें फेयर वैल्यू का कितना चेंज आया? 2 साल वाले बैल 1000 रुपए के थे सर, फेयर वैल्यू का चेंज आया सिर्फ 40 रुपए का। तो बताओ क्या करूं मैं? 150 बैल इंटू 40 वुड बी 6 मिलियन। फिर ये साल के एंड में 300 के हो गए सर, जब 3 साल के हो गए, 3 साल के हो गए तो इनकी वैल्यू 940 हो गई। तो इसका मतलब है सर मेरे पास 150 बैलों पे 100 रुपए का लॉस आया। कितने? 6 रुपए से वैल्यू बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ फिर इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो सही हो गई। इसने कहा सर हमारे पास काव्स बॉर्न हुए सर, ये हमारे पास सर कोई बछड़े पैदा हुए। कितने बछड़े पैदा हुए? 200। और इनकी पैदा होते ही वैल्यू कितनी थी सर? सर 320। 320 क्या आ रहा है सर? ये गेन कितना आ रहा है सर? 64। सर मैंने इसमें से फिर डिस्पोज भी कर दिए जनाब। कितने डिस्पोजल भी कर दिया सर मैंने? आधे। बताएं सर मेरे पास साल के एंड पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर? साल के एंड पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? नेट वैल्यू कितनी आ रही है? सारी चीजें नेट वैल्यू। ऊपर से भी कर सकते हैं डिस्पोजल लेस, कोई मसला नहीं। ये सारे मला जो ला के और हला के कितने आ रहे हैं? 900 एवरेज कैसे है बेटा? मैंने 1260 को 1400 से डिवाइड किया मेरा बच्चा, और मैंने कैसे निकाला होगा एवरेज, खुद सोचो। 1343 ये मेरे पास है सर फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। ठीक है जी, ये मेरे पास आ रहा है फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। अब मेरे बच्चों जरा सुकून से तसल्ली से एक चीज सुनो मेरे बात, बस मुझे बताओ सर मेरे पास ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितना था? कैरिंग अमाउंट 1260। मुझे बताओ मेरे पास सर ओपनिंग में टैक्स बेस कितना था? जी जनाब, कैरिंग अमाउंट ये था। टैक्स बेस कितना था सर ओपनिंग में? देखो जरा टैक्स बेस कितना? टैक्स बेस 840 की कॉस्ट है, उसके हिसाब से देख लो टैक्स बेस कितना आता है। 840 की कॉस्ट है, उसके हिसाब से टैक्स बेस देखो कितना आता है। जी सर 1176। वेरी गुड। तो बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का डिफरेंस था साल के स्टार्ट पे? साल के स्टार्ट पे डिफरेंस कितने का था? देखो जरा साल के स्टार्ट पे डिफरेंस कितने का था मेरे बच्चों? 84 का। मेरे बच्चों इस 84 के डिफरेंस पे मैं 25% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर सकता हूं। ये मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी साल के स्टार्ट पे आ रही होगी। ओपनिंग कितनी? 84। अब जरा गौर से एक चीज सुनना, गौर से एक चीज सुनना। बताओ सर मेरे पास टैक्स वाले की नजर में ओपनिंग वैल्यू थी 1176। टैक्स वाले की नजर में मैंने डिस्पोजल किया है, मैंने टैक्स वाले की नजर में किस आ रहा है तो सर टैक्स वाले की नजर में मैंने डिस्पोजल किया है सर कितने यूनिट्स का? 100 यूनिट्स का। देखो 100 यूनिट्स का डिस्पोजल कितना होता है मेरे बच्चों? 100 यूनिट्स का डिस्पोजल कितना होता है? 100 इंटू 840 कितना थी? 84। ऐसा 84। कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। टैक्स वाले की नजर में कॉस्ट, ये कॉस्ट थी, ये हमने बेच दी। टैक्स वाले की नजर में क्या गाय का वजन बढ़ना कोई टैक्सेबल इवेंट है? नहीं। गाय की एज बढ़ना टैक्सेबल इवेंट है? नहीं। और क्या इवेंट हुआ होगा सर? परचेजेज हुई होगी। परचेजेज कितने की हुई है? देखो परचेजेज कितने की हुई है? जी ड्राइवर भेज दो बस। हाँ जी 150 रुपए की मैंने परचेजेस की है बस सर, 150 रुपए की मैंने परचेजेस की है। नजर आ रहा है बाबू? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास मजीद इसके अलावा कोई इवेंट हुआ है टैक्स वाले की नजर में? नहीं सर, बाकी तो जो इवेंट्स हुए वो टैक्स वाले की नजर में जीरो है, वो टैक्स वाले की नजर में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते।
तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास टैक्स के हिसाब से टैक्स बेस कितना है, टैक्स वाले के हिसाब से टैक्स बेस कितना है सर मेरे पास? टैक्स बेस कितना है मेरे बच्चों? सर 1242। इसका मतलब है सर, अगर मैं इन गाय बैलों को कॉस्ट पे लेके चल रहा होता तो ये इतने की होती शुरू में, इतना मैंने बेच दिया, इतना मैंने मजीद खरीद लिया, ये कॉस्ट होती साल के एंड में। क्या ये कॉस्ट होती साल के एंड में? ऐसा है? क्या ये कॉस्ट होती साल के एंड में? ऐसा है? अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास सर क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितना है? 1343। क्लोजिंग टैक्स बेस कितना है? 1242। बताओ डिफरेंस कितने का है जी? कितना आ रही है? 101। बताओ इस 101 पे क्या अमाउंट बनती है सर डेफर टैक्स की? यार एक मिनट रुकना, क्या चाहिए? बताओ मेरे बच्चों कितना आ रही है मेरे पास? 25% के हिसाब से क्लोजिंग कितना आ रहा है? 25.25 पक्का? बताया 25.25 के बाद मेरे बच्चों मेरे पास कितना रुपए का डेफर टैक्स का चार्ज आता है? ऐसा? अब बताएं सर, मेरे पास डेफर टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 4.25। ऐसा? मुझे एक बात बताओ कायनात, 2 साल वाले बछड़े आपने खरीदे कितने के थे? 1000 रुपए के। पहले तो उन पे आपने फेयर वैल्यू का गेन बुक किया, 1040 पे चले गए, 40 का गेन बुक किया, कर लिया कायनात। इसके बाद ये आ गया कितने पे? 1040 पे आ गया। अब आप कह रहे हो 2 साल वाला जानवर 3 साल का हो गया, उसकी वैल्यू 940 है, तो कितने का लॉस हुआ मुझे? ऐसा है? चलो खैर, अब मेदत को दोबारा ये समझाओ भाई, 1000 वाली चीज 1040 की हो गई, मैंने 40 का गेन बुक कर लिया, फिर मैंने 1040 के बाद उसकी 3 साल की हो चुके हैं, उसकी वैल्यू देखी तो 940 आ रहे। ठीक है जी, चलो जी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र हो गया। अच्छा मेरा एक सवाल है सर, सुनो, मेरा एक सवाल है, गौर तो सुनो, सारी चीजें छोड़ के एक चीज सुनो, सारी चीजें छोड़ के एक चीज सुनो। मुझे एक चीज ये बताओ, छोड़ दो सारी चीजें, 2 मिनट के लिए छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो 2 मिनट। बता दो, तुमने ये एसेट स्लॉटर के लिए बेचे हैं 90 रुपए के, 90 रुपए के, इनकी कॉस्ट कितनी थी? इनकी कॉस्ट कितनी थी? जो 90 वाले एसेट तुमने बेचे इनकी कॉस्ट कितनी थी? जो 90 वाले एसेट तुमने बेचे इनकी कॉस्ट कितनी थी? बेटा जरा अटेंटिव रहो अल्लाह के वास्ते। जो 90 वाले एसेट बेटा तुमने बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? 90 रुपए वाले एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 84। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, 90 वाले एसेट की कॉस्ट थी 84। कितने रुपए का बेचते गेन हुआ? बेचते हुए कितने का गेन हुआ? बेचते हुए कितने का गेन हुआ? बेचते हुए कितने का गेन हुआ? 6 रुपए का। इस 6 रुपए के गेन पे 25% का रेट लगाओ। इस 6 रुपए के गेन पे 25% का रेट लगाओ। इस 6 रुपए के गेन पे 25% का रेट लगाओ। सर 1.5। क्या इसके ऊपर डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक थी पहले से? क्या इस पर डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक थी पहले से? क्या इस पर डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक थी? हाँ सर, बुक थी। कैरिंग अमाउंट का और कॉस्ट का डिफरेंस लेके हमने बुक की भी थी, डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक की भी थी। खत्म हो गई है। जब एसेट बेचते हो तो उससे रिलेटेड डेबिट टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो बताओ मेरे पास 1.5 रुपए का डेबिट टैक्स इनकम आया? 1.5 रुपए का डेबिट टैक्स इनकम आया? 1.5 रुपए का डेबिट टैक्स इनकम आया? आया सर। अब गिनती करो, अब गिनती करो, ड्यूरिंग द पीरियड कितना गेन क्रिएट हुआ?
52, 6 ड्यूरिंग द पीरियड कितना अनरियलाइज लॉस जनरेट हुआ? 52, 15, 64 माइनस 32, कितने रुपए का अनरियलाइज गेन जनरेट हुआ? इन सबको एड अप करो। अनरियलाइज गेन या लॉस कितने रुपए का जनरेट हुआ? अनरियलाइज गेन या लॉस कितने रुपए का जनरेट हुआ? शाबाश मेरे बच्चों, अनरियलाइज गेन या लॉस कितने रुपए का जनरेट हुआ? करो जरा, शाबाश 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 शाबाश। अनरियलाइज गेन और लॉस कितने रुपए का जनरेट हुआ? बोलो ना यार, इन सबको ऐड करना नहीं आता क्या? अब रुको, 3 मिनट का पॉज ले लो, बच्चा कर ले खाली पहले। सर 23 रुपीज का अनरियलाइज गेन आया। इस अनरियलाइज गेन पे जरा 25% का रेट लगाओ, क्या आता? सर इन अनरियलाइज गेन पे 25% का रेट आता है 5.75 नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। इन दोनों को नेट करो, क्या आता है? सर 4.25 का नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पीएनएल अप्रोच से भी मैंने ट्राई कर दिया। ऐसा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा भाई, जिसको सवाल पूछना है ना, वॉइस नोट इमीडिएटली मुझे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कर दे, मैं उसका यही वॉइस नोट सुना देता हूँ, या म्यूट अनम्यूट में बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। नहीं, क्यों सीआई में जाएगी? पीएनएल में जाएगी ना। अनरियलाइज गेन इसका पीएनएल में जाता है तो उसका रियलाइज गेन भी पीएनएल में जाएगा। बेटा 1260 में 90 रुपए शामिल थे। मुझे बताओ, पीएनएल अप्रोच से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तुम लोगों को बैलेंस शीट अप्रोच भी रखना चाहिए था यार, पीएनएल अप्रोच खामा मैंने बता दी तुम्हें। देखो मुझे एक बात बताओ, चलो 1260 रुपए एसेट की फेयर वैल्यू है, बायोलॉजिकल एसेट्स की फेयर वैल्यू है 1260 है मेरे बच्चों के? नहीं। अब हाँ या ना में तुम लोग जवाब नहीं देते हो यार। जी सर है। मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी थी? इस 1260 की कॉस्ट कितनी थी? ये फेयर वैल्यू है, इसकी कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट कितनी थी? या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसका डिफरेंस कितना था? 84 का। क्या इस 84 पे आपने डेफर टैक्स बुक किया था? क्या इस 84 पे आपने डेफर टैक्स बुक किया था? किसका? आपको नहीं लगता इस फेयर वैल्यू में वो गाय भी शामिल है जो आपने बेची है? आपको नहीं लगता इस कॉस्ट में उस गाय की कॉस्ट भी शामिल है जो आपने बेची है? तो फिर मुझे बताओ, जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने डेफर टैक्स बुक किया हुआ था तो किया हुआ था ना, रिवर्स हो गया। इस 21 रुपए के अंदर इन 90 गायों का भी डेफर टैक्स शामिल था। ठीक है जी, 100 गाय इसका, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। कायनात बाजी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सेट हो गया? अच्छा सर, मुझे यहां से भी समझाएं। अब बताओ, ये 21 कितनी गाय का टोटल डेफर टैक्स है? कितनी गाय के ऊपर ये 21 रुपए का डेफर टैक्स है? ये कितनी गाय के ऊपर था? 1400। मैंने इसमें से 100 गाय बेच दी है। देखो इसके अगेंस्ट कितने रुपए का डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक थी ऑलरेडी? ये कोई निकाल के दे सकता है? 21 डिवाइड बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बराबर है 1.5 के। इसका मतलब है जो 100 गाय बिकी है ना, उनसे रिलेटेड 1.5 का डेफर टैक्स इसमें शामिल था। वो कर दिया मैंने रिवर्स। हाँ सर, रिवर्स कर दिया। वाह वाह, बेहतरीन जी, बेहतरीन, सही बेहतरीन है। अब बताओ, ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितने रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट बुक किया या अनरियलाइज लॉस बुक किया? ये कितना था? 52 और 6। सर 52 का अनरियलाइज गेन बुक किया, 6 का अनरियलाइज गेन बुक किया, 52 का अनरियलाइज लॉस बुक किया, 15 का अनरियलाइज लॉस बुक किया, 64 का अनरियलाइज लॉस गेन बुक किया, जिसमें तो 32 रियलाइज हो गए। अब बताओ मेरे पास नेट अनरियलाइज गेन इस साल जो क्रिएट हुआ है वो कितना है? नेट अनरियलाइज गेन, हसन आलम भाई, नेट अनरियलाइज गेन कितना है?
23 रुपए का। इस 23 रुपए पे मैं फर्दर डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक करूं है? तो सर अगर मैं डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक करता हूं, बताओ मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए का नेट डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक होता है?